नमस्कार दोस्तों, सरोकार मीडिया यूट्यूब चैनल पर एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं सही राजनीति। इसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति को कैसा होना चाहिए। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के सेक्रेटरी जनरल प्रोफेसर D.K. गिरी साहब, जिनको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर संविधान और सरकारों के बारे में गहन अध्ययन कर भारी जानकारी हासिल है, वे बताएंगे कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारों, राजनीतिक दलों और जनता को अपनी नुमाइंदगी पेश करनी चाहिए और उनके अपने अपने क्या क्या अधिकार हैं। हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है और उसको किस दिशा में वास्तव में होना चाहिए। राजनीति में पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं होगी, सिर्फ सही बात होगी। इस प्रोग्राम के माध्यम से जनता को ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि हमारे देश में राजनेताओं, सरकार, राजनीतिक दलों और जनता को किस तरीके से अपने लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि देश आगे भी बढ़े और जनता को मान सम्मान के साथ जीवन जीने के सुअवसर प्राप्त हों। आप इस प्रोग्राम पर गहरी नज़र रखें और समय समय पर हमें सुझाव दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9540297770। आप हमें अपनी प्रतिक्रियाएं इस पर भेजें। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की भरमार है। बहुत से विकसित देशों में दो दलीय व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ जात पात और क्षेत्र के नाम पर सैकड़ों क्या हजारों राजनीतिक दल चुनाव आयोग में पंजीकृत हैं। लोग अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से दलों का गठन करते हैं और मौका पाते ही पाला बदल लेते हैं। क्या यही सही राजनीति है? इस तरीके से निजी स्वार्थ के चलते राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा पाला बदला जाना क्या सही राजनीति है? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय दलों और उनके नुमाइंदों का उदय क्या देश की राजनीति के लिए सही है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिस तरीके से एक पार्टी विशेष के नेता किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनके सारे पुराने अपराध और कुकर्म साफ सुथरे हो जाते हैं। क्या यही सही राजनीति है? हमारे देश में राजनीतिक माहौल साफ सुथरा हो और वास्तव में जनप्रतिनिधि लोकसभा विधानसभा में पहुँचें, इसके लिए सही राजनीति क्या होनी चाहिए और हमारे नेताओं और जनता को किस तरीके से सही राजनीति में भाग लेना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर प्रोफेसर D.K. गिरी साहब से आज के विषय पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है भारत में राजनीतिक दल और उनका वैकल्पिक स्वरूप क्या होना चाहिए। क्या सही राजनीति के लिए इतने ज़्यादा राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक हैं? इन्हीं सब सवालों पर खुलकर चर्चा करेंगे प्रोफेसर D.K. गिरी साहब से। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि विश्व के बहुत से विकसित देशों में दो दलीय व्यवस्था है और दो चार छोटे मोटे दल हैं भी, तो उनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ कई बार देखा गया है कि एक पार्टी का एकमात्र विधायक भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो जाता है। ऐसी स्थिति में सही लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसे स्थापित होगी? ये आपका कहना सही है कि एक व्यक्ति
एक ही विधायक हो और ये मुख्यमंत्री बन जाएं, ये हुआ था झारखंड में। ये बड़ा दिलचस्प अनुभव रहा है, लेकिन वो अमूमन नहीं होता। मगर आपका जो बड़ा प्रश्न है कि विकसित देश में दो बड़े बड़े राजनीतिक दल होते हैं और उन्हीं के बीच में सत्ता का अदल बदल होता है। लोग भी ये जानते हैं कि हमारा ये सत्ताधारी पार्टी है और ये विरोधी पार्टी है। अगर ये सही ना करे तो विरोधी पार्टी सत्ता में आ सकता है। लेकिन ये एक परंपरा बनी हुई है हमारा देश में। ये फिलहाल ये संभव नहीं है। इसका तीन कारण है। एक तो बहुत बड़ा मुल्क है जिसका आपने उदाहरण दिया। मैं ब्रिटेन का आपको बताऊं तो उसमें 6 करोड़ 6.5 करोड़ लोग हैं, 65 मिलियन। और कि अमेरिका का भी आप अगर उदाहरण लेते हैं उसमें भी 30-35 करोड़ लोग हैं। लेकिन हमारा देश का आप जानते हैं कि आबादी। और दूसरी बात, सबसे बड़ा लोकतंत्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे बड़ा देश है। दूसरी बात, हमारा देश में संघवाद है। संघवाद इसलिए है कि हमारा देश जो राज्य बंटे हैं, 28-29 राज्य हमारे जो हैं, वो जो बंटे हुए हैं भाषा और संस्कृति के आधार पर। अभी जो नया राज्य बने उसमें तो 2 आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं और तीसरी पहाड़ी इलाका है। तो हमारा जो राज्य का गठन हुआ है, प्रदेशों का गठन हुआ है, उसके पीछे भी हमारा संस्कृति, हमारा भाषा, हमारा जो परंपरा जुड़ा हुआ है। इसीलिए रीजनल दलीय ये क्षेत्रीय दल भी राजनीति में आते हैं क्योंकि अपना पहचान के लिए। जैसे आप आंध्र में तेलुगु देशम बोलते हैं क्योंकि तेलुगु वहाँ का भाषा है, तेलुगु वहाँ का पहचान है, तो तेलुगु देशम पार्टी। सो वो पूरा अपना क्षेत्रीय पहचान के ऊपर बना हुआ है। सो तीसरी कारण यह है कि जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा मुल्क है और सारे लोगों को, राजनीतिक लोगों को दो दौड़ों में समा लेना संभव नहीं है। इसीलिए इसमें हमारे देश में ज़्यादा दल उभर के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है तो दूसरी पार्टियों को तोड़ने में वो लोग विश्वास ज़्यादा रखते हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता उनके पाले में गए हैं और अभी भी प्रयास चल रहा है। क्योंकि हाल में ही जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, कपिल सिब्बल, इस तरह के 23 नेता, शशि थरूर हो गए, इस तरह के जो महत्वपूर्ण कांग्रेस के नेता थे, उन लोगों ने एक चिट्ठी भी लिखी थी सोनिया गांधी को और पूरा बवाल मचा था। और कांग्रेस के कई नेता जो हैं टूट के गए भी हैं बीजेपी में। तो क्या एक जिस पार्टी ने देश को आज़ाद कराया उस पार्टी की ये दशा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही है? ये सही नहीं है, लेकिन इसका थोड़ा हम पीछे जाते हैं। मैं कुछ सैद्धांतिक बात आप लोगों को, आपका दर्शकों को बताना चाहूँगा। लोग ये भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदार अनुष्ठान जो है राजनीतिक दल है। आपके जो न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट हुआ, संसद, पार्लियामेंट हुआ, या बाकी जो अनुष्ठान है ये दल से ऊपर नहीं है। राजनीतिक दल सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य अनुष्ठान है लोकतंत्र में। वो कैसे? क्योंकि यही राजनीतिक दल विरोधी दल बनता है और विरोध में रह के भी अपना संवैधानिक भूमिका निभाता है। और वही दल जब बहुमत में आ जाता है तो ये सरकार बनाता है। और नियम कौन बनाता है? संसद। और संसद में जिसका बहुमत है वही बनाते हैं। तो यही राजनीतिक दल ही संविधान को चलाते हैं, अधिनियम बनाते हैं और देश को चलाते हैं। और वही दल ही सैद्धांतिक रास्ते से हट जाए, नियमों से हट जाए, परंपरा से हट जाए तो देश का क्या हाल होगा? भारतीय राजनीति में अक्सर देखने में आया है कि एक राजनीतिक दल जब दूसरे राजनीतिक दल का विरोधी होता है तो उसको ठिकाने लगाने के लिए राजनीतिक दल जो सत्ताधारी होता है उसको कुछ आश्वासन, कुछ लालच और कुछ डर पैदा करता है।
ऐसा कई बार हुआ है कि जो धुर विरोधी हैं वो भी सत्ताधारी दल के समर्थन में आ गए हैं। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। ये जितना मैं विदेशों का लोकतंत्र का अध्ययन किया, ये भारत में जो होता है, भारत का जो चलन, राजनीतिक दलों का चलन मुझे और कहीं देखने को नहीं मिलता। ये दिलचस्प बात है और बहुत आश्चर्यजनक बात है। जैसे कि आपने जो बात उठाई उसमें मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले राजनीतिक दल बनता है, जैसे कांग्रेस आपका 1885 में 1885 में बना था। कितना पुराना पार्टी है। और उसका जो आधार था, हमारा आज़ादी का आंदोलन था, स्वतंत्रता संग्राम था, उसी से कांग्रेस बन के आया। कांग्रेस एक परंपरा को अपनाया और एक अपना परंपरा भी बनाया। तो जो कांग्रेस में 50 साल रहा हो, 30 साल रहा हो, वो जाके बीजेपी में या अन्य पार्टी में शामिल हो जाना और दूसरे दल का सिद्धांतों को अपनाना और उनका रवैया को अपनाना, ये मेरे समझ में नहीं आता। तो ये कैसे संभव है कि मैं जहाँ जिस दल में इतना साल बिताया, मैं नया दल में जाके उन्हीं का दल का नेता बन जाऊं? वो दल कैसे आपको स्वीकार करते और ये संभव कैसे होता, मैं समझ में आता है। ये भी नहीं, और दिलचस्प बात यह है कि एक दल का जो प्रवक्ता होता है, दूसरा दल के जाके प्रवक्ता बन जाता है। आप जानते हैं कितने लोग बने हैं, समाजवादी पार्टी से आके बीजेपी में, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में, कांग्रेस पार्टी से जाके बीजेपी में उनके प्रवक्ता बन गए हैं। ये बीजेपी का, ये मुझे समझ में नहीं, इतना बड़ा पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी, जैसे उनके पास प्रवक्ता नहीं है, क्या सोच के वो दूसरा दलों में जो प्रवक्ता थे उनको लाके अपना तुरंत, कोई बिना ट्रेनिंग में, कोई बिना ओरिएंटेशन में, जिसको कहते हैं प्रशिक्षण में, उनको प्रवक्ता बना देते हैं। ये तो दल का सिद्धांतों का, दल का आइडियोलॉजी का मजाक है। तो ये मुझे समझ में नहीं आता। ये एक बात। दूसरी जो आपने बात कही थी कि प्रलोभन दे के, डरा के, धमका के पार्टियों से नेताओं को छीन लेते हैं, ये तो गलत ही तरीका है। उससे बड़ा जो मैंने पहले बताया, जो लोग आ जाते हैं दूसरा सिद्धांत से एक नया सिद्धांत को, दूसरा एजेंडा और मैनिफेस्टो से एक नया एजेंडा मैनिफेस्टो को, ये मुझे समझ में नहीं आता। मैं दूसरे किसी देश में ये मुझे देखने को नहीं मिला। ये भारत में ही होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो धुर विरोधी हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव, वो तो आज तक जेल में हैं, लेकिन तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता जी, जिन्होंने बीजेपी को समर्थन कर दिया, तो उनके सब गुनाह माफ़ हो गए। मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में कान में कुछ कहा, अखिलेश ढीले पड़ गए और बीजेपी के खिलाफ उतना तल्ख रूप नहीं लिया। मायावती को लेकर भी यही आरोप है कि उनको जो है ढील दे दी गई, क्योंकि उन्होंने एक तरह से बीजेपी से समझौता कर लिया। कांग्रेस के दामाद कहे जाने वाले वाड्रा साहब के ऊपर भी कई तरह के मुकदमे, आय से अधिक संपत्ति और गलत तरीके से ज़मीनों को हड़पने का मुकदमा चला, लेकिन उनके खिलाफ भी कुछ नहीं हुआ। लगता है बीजेपी से उनकी सांठगांठ हो गई। ये सब उदाहरण साफ करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी जो सत्ता में होती है, वो एन केन प्रकरण बहुमत हासिल करने के लिए अनैतिक तरीके अख्तियार करती है। इस पर आप क्या कहेंगे? किसी दल में आप ज्वाइन कर जाए और अगले दिन उसका प्रवक्ता बन जाए, ये इससे हास्यास्पद बात और कुछ हो नहीं सकता। तो इसीलिए मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि दल को जब चुने और दल को ऊपर दबाव डालें कि अपना वादा पूरा करें, अपना सिद्धांतों पे चलें, क्योंकि जहाँ दल भटक जाएगा वहाँ आपका सत्ता भी भटक जाएगा और राजनीति में विघटन होना जरूरी है। बाकी संस्थाओं की अब बात करते हैं, जैसे लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट रोक देगा या बाकी अनुष्ठान जो है राजनीतिक दलों को रोक देगा, नहीं। हमारा संसदीय राजनीति में संसद सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कर भी देता है तो उसको अलग कर, उसको फिर बदल सकता है संसद। इसीलिए ये संसदीय राजनीति में राजनीतिक दलों का मजबूत होना और सकारात्मक होना और नैतिक होना बहुत जरूरी है। उसके बिना राजनीतिक जीवन में शंकाएं
और ये विपत्ति आ सकते हैं, ये अब देखने को मिल रहा है। अच्छा, हमारे देश में जनता दल के दसियों टुकड़े हुए, कांग्रेस के भी कई टुकड़े हुए, कई क्षेत्रीय पार्टी बनी, लेकिन इन्हीं पार्टियों के सहयोग से केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भी सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन पार्टियों ने सहयोग किया। उदाहरण के तौर पर नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और रामदास अठावले, चंद्रबाबू नायडू ने भी समर्थन किया, लेकिन आजकल वो अलग हो गए हैं उनसे। तो इस तरीके से जो पार्टियां बीजेपी में नहीं थी कभी, वे भी सत्ता की खातिर आई। तो क्या ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों या टूटकर बनी हुई पार्टियों का ये आचरण सही है? ये जिसको अब अंग्रेजी में कोalition पॉलिटिक्स कहते हैं, गुटबाजी राजनीति, ये एक तरह से ये भी दोधारी है, लेकिन एक तरफ से हमारे देश के लिए अच्छा है, क्योंकि सबको सत्ता में भागीदारी का मौका मिलता है। अगर बहुमत प्राप्त हो जाता है एक पार्टी को, एक दल को, तो उसमें तानाशाह के भी आशंका है। और जब भी पार्टी, चाहे वो इंदिरा गांधी बहुमत में थी, उन्होंने इमरजेंसी जारी कर दी, वो हमारा राजनीति का काला अध्याय था। अभी लोग ये कहते हैं कि भाई बीजेपी भी बहुमत में आ गया तो निर्णायक सरकार तो है, लेकिन लोकतांत्रिक नहीं है, ये कहते हैं। नियम अनुसार काम करना, लोकतांत्रिक तरीका में काम करना में अंतर है, क्योंकि पार्लियामेंट जो पास कर देता है वो नियम के अंदर आ गया, संवैधानिक हो गया। लेकिन वो लोकतांत्रिक है क्या? वो लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि ना बीजेपी के अंदर, दल के अंदर कोई चर्चा होता है, कोई संवाद होता है, या बाकी दूसरे दलों से संवाद होता है, या लोगों से जिसको ये नियम प्रभावित करता है उनके साथ संवाद होता है। जैसे कि आप CAA आंदोलन देखा आपने, आप किसानों का आंदोलन देख रहे हैं, लोग असंतुष्ट हैं क्योंकि उनके साथ बातचीत नहीं हुआ, अपने आप सरकार ने नियम बना दिया, यही सोच के बनाए कि भाई इनका हित में है, लेकिन लोग तो नहीं चाह रहे। तो संवाद जरूरी है लोकतंत्र में। तो ये विडंबना है। बहुमत हो तो निर्णायक सरकार हो सकता है, लेकिन सबको लेके सरकार नहीं चलेगा। फिर जब आप गुटबाजी हो, सबको लेके चलना आपके लिए मजबूरी हो जाता है। जैसे मनमोहन सिंह ने कहा था, ये गुटबाजी राजनीति का मजबूरी है, लेकिन ये मजबूरी देश के लिए अच्छा होता है। सो इसीलिए मैं तो कहूँगा गुटबाजी सरकार जो हो, सबको लेके चले, तो वो सरकार हमारे देश के लिए अच्छा है। बहुमत को लेके एक दार्शनिक ने कहा था, मुझे पावर दिखा दो, मैं वहीं पे तानाशाह दिखा दूंगा आपको। इसीलिए बहुमत तानाशाही की तरफ हमारे ले जाता है हमारा पार्टियों को, वो सही नहीं है। तो इसीलिए यही चर्चा हो रहा है कि बीजेपी, भाजपा में डिसीजन कौन लेता है। लोग ये कहते हैं, मजाक से किसी ने कहा हम दो हमारे दो, अब जानते हैं इसका अर्थ क्या है, पूरा देश जानता है, वो भी ठीक नहीं है। और लोकतंत्र में जितना संवाद हो, जितना लोगों का मत लिया जाए और उनसे भी टिप्पणी लिया जाए, उनके भी बात सुना जाए, उससे आपका सिद्धांत मजबूत होता है। और लोग जो टिप्पणी देते हैं उस सिद्धांत को मानते हैं। लेकिन जिसको आपने पूछा ही नहीं, उसका मत ही नहीं लिया, तो आपका सिद्धांत से क्यों वो समर्थन करेगा? वही हो रहा है, लोग इसको विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस पार्टी से सहयोग लेती है या सहयोग देती है, धीरे धीरे उसको ख़त्म करती है। इसका जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र में शिवसेना और बिहार में जनता दल यूनाइटेड है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों की सरकारें बनी, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी ही मजबूत हुई। इन दोनों दलों की सीटें बीजेपी से कम हो गई। ये बड़ा दिलचस्प बात है कि कांग्रेस के विरोध में जनता पार्टी का जन्म हुआ, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम लोग एक दल बनाएंगे जो सबसे हटके है। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का पद चिन्ह में ज़्यादा चल रहा है। कांग्रेस जैसे सत्ता में आने के लिए सबको मिला लिया, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, दलित, सबको मिला लिया, जिसको लोग अम्ब्रेला पार्टी कहते थे। तो उसमें क्या है, आपका जो सिद्धांत है, असूल जो है, वो खो जाता है, वो अवसरवाद कहलाता है।
चलो, लेकिन सबको मिला लिया वो किया। बीजेपी जो कहा कि हम पार्टी एक हट के हैं, हम अलग हैं, वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। अब वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लोग कहने लगे ये तृणमूल कांग्रेस का दूसरा भाग है। अब जहाँ कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बन जाते हैं, अब क्या सोचेंगे, अब क्या अनुमान लगाएंगे? तो भारतीय जनता पार्टी जैसे, जिसको कैडर बेस्ड पार्टी कहते हैं, जिसका अनुशासित सदस्य हैं और एक परंपरा को लेकर आए, चाहे वो माने ना माने, एक परंपरा था आरएसएस से लेके और हिंदू महासभा से लेके ये परंपरा बना हुआ। लेकिन ये परंपरा का जो प्रदूषण हुआ है, ये आज के नेतृत्व के अंदर, ये बड़ा दुख स्थिति है। मैं एक राजनीतिक शास्त्र का छात्र हूँ, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब ये आरएसएस इसको किस तरह का सहन कर रहा है, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कि बीच में बल्कि आरएसएस ने कहा और बंगाल में विरोध भी हुआ कि हमारा जो है आदर्श और सिद्धांत हमारा प्रदूषित हो रहा है, इसलिए हम बाहर के लोगों को नहीं लेंगे, ज़्यादा ले लियो। लेकिन मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी क्यों ये कर रहा है, और बाकी जो आरएसएस उसका जो जनक है, उसका जो मेंटर है, उसको कैसे सहन कर रहा है, ये मेरे समझ से बाहर। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी के लिए चुनाव आयोग क्या करे जिससे ये दूषित राजनीति बंद हो और सही राजनीति देश में चालू हो? पार्टियों के दलों के ऊपर तो चुनाव आयोग का ज़्यादा अंकुश नहीं है, सिर्फ चुनाव के ऊपर उनका ज़्यादा अंकुश है। लेकिन दल कैसे चलाएंगे अपना संगठन को, उसके ऊपर चुनाव आयोग का ज़्यादा अंकुश और आयत नहीं है। लेकिन ये बदलना चाहिए, आप सही कह रहे हैं। जब तक पार्टी अनुशासित नहीं होगा और सैद्धांतिक रूप में नहीं चलेगा, मैंने जैसे कहा राजनीतिक प्रदूषित होना अनिवार्य है। किंतु हमारा देश में और एक चीज़ है, कुछ परंपरा से भी चलना चाहिए, जिसको इंग्लैंड में कन्वेंशन कहते हैं। जो आपने किया, विरोधी पार्टी ने भी किया, उसको अगर संसद ने माना है तो ये कन्वेंशन बन जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है, एक कोई जजमेंट हुआ हो तो उसी जजमेंट को उल्लेख करके फिर दूसरा जजमेंट देते हैं, कहते हैं पहले ऐसे हुआ था। ऐसे होना चाहिए। मैं पहले भी आपका प्रोग्राम में कह चुका हूँ, बिलात में, जिसको लोकतंत्र का जननी मानते हैं, वहाँ एक लिखित संविधान ही नहीं है, ये पूरा कन्वेंशन में परंपरा में चलता है। वैसे भी हमें अच्छा परंपरा को स्थापन करना चाहिए, और जो परंपरा स्थापित हो जाए उसको लोग मानना चाहिए। कितना भी कानून बनाए, अब चुनाव आयोग का आपने जिक्र किया, चुनाव आयोग नया कानून बनाएगा, लेकिन कितना भी कानून बनाए, आप दिल में आपका नियत, आपका सिद्धांत सही ना हो, कानून तोड़ने के भी रास्ता बन जाता है। चुनाव आयोग में जब कोई राजनीतिक दल पंजीकरण के लिए देता है तो अपनी जो है आइडियोलॉजी और पूरा संविधान सबमिट करता है, उसको जमा करता है। उसके आधार पर चुनाव आयोग जो है साक्षात्कार करता है और फिर पार्टी का रजिस्ट्रेशन देता है। तो चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है कि पार्टी जो चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन के वक्त जो डॉक्यूमेंट सबमिट कर रही है, उसको ईमानदारी से पार्टी में भीतर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कर रही है कि नहीं, इसकी जांच तो चुनाव आयोग कर ही सकता है। हम निश्चित रूप से कर सकता है। चुनाव आयोग में जो पार्टी का पंजीकरण होता है, उसमें एक दलों के लिए एक स्वरूप दे रखा है, फॉर्मेट जिसको चुनाव आयोग ने दे रखा है। वो बड़ा सादा फॉर्मेट है, उसमें उसको ये अनुसरण करना ज़्यादा तकलीफ नहीं है उसमें। लेकिन पार्टी उससे भटक जाते हैं। आप सही कह रहे हैं, जो भी उनका स्वरूप दिया गया है और जो संविधान उन्होंने वहाँ पे जमा किया है, उससे अगर हट जाते हैं तो चुनाव आयोग उसके ऊपर कार्यकलाप कर सकता है, कार्यवाही कर सकता है। चुनाव भी है। और दूसरी बात मैं कहूँ, चुनाव आयोग को ज़्यादा सतर्क होना चाहिए और थोड़ा निगरानी रखना चाहिए पार्टियों के ऊपर। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक दल हमारा प्रजातंत्र में सबसे बड़ा अनुष्ठान है, तो उसका सही चलना हमारा देश का राजनीति के लिए, हमारा देश का भविष्य के लिए और देश का हित के लिए बहुत जरूरी है। सर, लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर, चुनाव आयोग में जब पार्टी पंजीकरण के लिए जाती है तो उसमें सीधे सीधे ये कहा जाता है कि आप
कोई देशद्रोही गतिविधि में लिप्त नहीं होगा आपका राजनीतिक दल। आप धार्मिक और जातीय उन्माद नहीं पैदा करेंगे। सभी राजनीतिक दल ये तीन चीजें करीब करीब करते हैं चुनाव प्रचार के दौरान, तो चुनाव आयोग क्यों सख्त कार्रवाई नहीं करता? चुनाव आयोग करता है, चुनाव के समय करता है, लेकिन चुनाव आयोग में भी देखिए 3 कमिश्नर तो हैं। एक मुख्य चुनाव अधिकारी है, दो और कमिश्नर हैं, ठीक है, और बाकी राज्यों में भी उनका शाखाएं हैं। लेकिन इतना बड़ा मुल्क को और कितना निगरानी रखेगा, हमें वही मैं इशारा कर रहा हूँ आपको, और उसी की तरफ मैं ले जा रहा हूँ कि लोगों के दिल में, लोगों का जहन में लोकतंत्र का असूल, दलों का अनुशासन उनके दिमाग में रहना चाहिए। लोग उसके ऊपर निगरानी रखें, तभी जाके प्रजातंत्र सुदृढ़ होगा। कारण ये लोग ही उनको चुनते हैं। लोग उसको नकार दें, लोग उसको निंदा करें, तब लोग नेताएं हट जाएंगे। लेकिन हमारा लोगों के जिम्मेदारी है और लोगों के दारोमदार ये है कि राजनीति कैसे चले। कितना भी कानून बनाए, कानून तोड़ दी जाती है। फिर उदाहरण के स्वरूप जो एंटी डिफेक्शन का एक लॉ आया, ठीक है, राजीव गांधी ने शुरू किया था, उसका संशोधन हुआ 2 बार, वाजपेयी जी ने संशोधन किया। अब देखिए एंटी डिफेक्शन होने के बावजूद भी कर्नाटका और मध्य प्रदेश की सरकार गिर गया। उन्होंने क्या करा है, आप जब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाएंगे आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। उन्होंने क्या किया, रिजाइन ही कर दिया। रिजाइन के जब आप विधानसभा में बहुमत का ये नंबर घट गया, तो जो जिसको बहुमत मिला सरकार बना लिया, उन्हीं कैंडिडेट को फिर चुनाव में लड़ा दिया। और दुखद ये थी कि जो पार्टी को छोड़ के दूसरा पार्टी में चुनाव लड़ते हैं उसको भी लोग वोट दे के जिता देते हैं। तो ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग भारत का जो नागरिक हैं काफ़ी समझदार हैं, लेकिन ये दल बदलू और दल विरोधी जो काम करते हो, जो सिद्धांत को नहीं मानते, एजेंडा मैनिफेस्टो को नहीं मानते, लोग इन लोगों को दंड क्यों नहीं देते चुनाव के माध्यम से? लोग इस चीज़ को, जो लोग डिफेट करके एक जाके सरकार को गिरा दिया, उन्हीं लोगों को फिर चुन के विधानसभा में भेज रहा है। ये लोगों को सोचना है। आपका जैसे चैनल है, लोगों को अब सही करना है कि लोगों को ये शिक्षा और ये प्रोत्साहित करना चाहिए, और ये चेतना लोगों को मन में जागना चाहिए कि भाई ये चीज़ हम नहीं मानेंगे। लोग जब तक इसका बहिष्कार इस तरह का लोगों को नहीं करेंगे, नेताओं का, तब ये नहीं सुधरेगा। साहब कानून कितना ही बना लीजिए, कानून होना चाहिए, लेकिन कानून का एक सीमा है। इसीलिए ये एक प्रक्रिया है, एक व्यवहार का प्रश्न है, और एक लोकतंत्र जो है एक उसूलों को सम्मान करने का प्रश्न है। इसीलिए व्यवहार सही होना चाहिए, परंपरा को मानना चाहिए, तब जाकर लोकतंत्र कायम होगा, नहीं तो कानूनों के आधार पे नहीं हो सकता। अच्छा, एक सवाल और। हमारे देश में, बहुत बड़ा देश है, यहाँ बहुत सी क्षेत्रीय पार्टी हैं, अलग अलग समुदाय का नेतृत्व करने वाले, उनको एक साथ जो है 2 दलीय व्यवस्था में नहीं लाया जा सकता। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि 2 गुटिये राजनीति हो जाए, जैसे यूपीए और एनडीए, पहले से ही पाले खिंच जाएं, ताकि नैतिकता के आधार पर लोग जो है मैनिफेस्टो ले जाकर जनता से वोट मांगे? ये सही कहा आपने, ये संभव है और होना चाहिए। ये सही राजनीति है हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में। आप जो गुट बनता है चुनाव से पहले बन जाए, और चुनाव के बाद अगर गुट में से कोई दल अगर हट जाता है, उसका भी, उसका मेंबर को सबको रद्द, उनका सदस्यता विधानसभा में और लोकसभा में उसको रद्द कर देना चाहिए। कि गुट के ऊपर नियम होना चाहिए, और गुट का सरकार बनना, जैसे आपने कहा यूपी या एनडीए बन जाए, ये अच्छा रहेगा हमारा देश के लिए, और सही राजनीति यही होगा। क्योंकि सबको भागीदारी देना, सबका सुनना, क्षेत्रीय दलों को, बाकी छोटे दलों को भी सुनना, उनको भी शामिल करना जरूरी है, क्योंकि सब लोग मिल के चला। मैंने जैसे एक बार शायद आपके यहाँ कहा था, नहीं तो मैं उसको दोबारा बोल देता हूँ। जर्मनी जैसे देश में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और उनका जो कंजर्वेटिव पार्टी है, दोनों मिल के, दोनों बड़े पार्टी एक दूसरे का विरोधी हैं, लेकिन दोनों मिल के सरकार चला रहे हैं। तो देश के हित में जब लोग का ये जनमत आ जाता है, और चुनाव के बाद अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है जनादेश के बाद, तो फिर मिल के वो सरकार चलाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। जो वहाँ ये संभव है, हमारे देश में चुनाव से पहले
दो गुट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, और लोगों को बनाना चाहिए, नेताओं को बनाना चाहिए। यही सही नियम है, और बहुमत किसी पार्टी को भी हमें नहीं देना चाहिए, वो तानाशाह के रास्ते में चलना। ये थे प्रोफेसर डी के गिरी। अगले प्रोग्राम में किसी नए मुद्दे के साथ फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।